नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का एजुकेशन कॉन्क्लेव। अब देखिए, दाखिले की दौड़ कहें या फिर दाखिले का टेंशन हर किसी को होता है। छोटी उम्र से शुरुआत हो जाती है, कॉलेज तक चलता ही रहता है। अब दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सोचिए कि करीब 71,600 के करीब सीटें हैं, लेकिन आवेदन कितने आते हैं? 3 लाख। अब ये अनुपात अब आगे और भी आपको बताते हैं। CUET के जो एग्जाम्स होते हैं उसका एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। उस आंकड़े के मुताबिक 2024 में करीब 13,47,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सिर्फ फॉर्म भरा। बैठे कितने? करीब 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स। अभी आंकड़े कहीं ना कहीं तो यही बताते हैं कि जो सीट है और जो आवेदन कर रहे हैं उनके बीच का जो अनुपात है, जो खाई है, वो काफी गहरी है। और इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि जो टेंशन की अगर बात करें तो टेंशन तो हमारे जो अभिभावक के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वही हमें इस टेंशन से मुक्ति देंगे। तो एडमिशन इज नॉट गारंटीड, ये हमारा विषय है आज बात करने का कि कैसे ये गारंटी मिले, सबसे बड़ी समस्या है। मैं आप सबके सामने सबसे पहले मुखातिब करा दूं हमारे जो माननीय जो गेस्ट आए हैं। मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार अरोड़ा जी, प्रिंसिपल रामजस कॉलेज से हैं। इसके साथ ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव जी, प्रिंसिपल हिंदू कॉलेज की हैं, और प्रोफेसर सिमृत कौर, प्रिंसिपल SRCC। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब एक आंकड़ा जो मैंने रखा, सर एंड मैम, क्योंकि मैं अभी ड्यू का ही हूं तो सर और मैम ही कहूंगा आप लोगों को। 71,600 सीटें, 3 लाख आवेदन। कैसे हो? टेंशन तो होगी ना कि ये खाई कैसे जाएगी। क्या आपके पास कोई एक, हम कह सकते हैं ना, कार्यवाहक या फिर कोई प्रैक्टिकल उपाय है जिससे ये बस दूर हो जाए समस्या? सर, आपसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार। देखिए, आपने ये आंकड़ा शुरुआत की दिल्ली विश्वविद्यालय से, जिसमें तकरीबन 72,000 सीटों का कहा, उसके अगेंस्ट 3 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया और टोटल 13 लाख रजिस्टर्ड हुए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जिसमें 11 लाख से ऊपर कुछ लोग अपीयर हुए। देखिए, ये आंकड़ा आज नहीं, इसी रेशो में ये दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थिति आज से 30 साल पहले भी वही थी जो आज है। कोई इसमें बदलाव आया नहीं। अगर मैं उसको परसेंटेज में कहूं, जब मैं स्टूडेंट था तब भी यही हाल था, परसेंटेज वही रही। हाँ, नंबर बढ़ गया। ये अलग बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 1996 के बाद में जो इस 3 लाख वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में कुछ कॉलेजेस नहीं बढ़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये नंबर बढ़ा हुआ लगता है। बिफोर वी रियली, मतलब हम ये नंबर पे डिबेट करें, मैं आपके माध्यम से ये सब कैंडिडेट्स को ये जरूर बताना चाहूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में रेगुलर कॉलेज के अलावा भी हमारे यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होता है, जो डिस्टेंस एजुकेशन मोड में आता है। उसमें भी तकरीबन 3 से 4 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, मतलब टोटल एडमिशन होते हैं। अगर एक वर्ष की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेता है, और उसमें भी उस तरह के सारे कोर्सेज हैं जो इस 72,000 को हम टारगेट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स ऑनर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो इसलिए डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर बहुत है। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप दौड़ में दौड़ें और आप अकेले ही दौड़ें तो आप फर्स्ट आएंगे ही। 25-30 लोग, 50 लोग दौड़ते हैं, और इसमें तो पहले 1, 2, 3 ही पोजीशन होती है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एज ए इंडिविजुअल कोशिश करिए कि आप ऊपर रहें और आपको ये जो 72,000 के करीब सीटें हैं उसमें आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये परसेंटेज रहेगी इसमें। तो एक सांस सबने ली है राहत की, अब देखते हैं 2 और सांसों की जरूरत है। अंजू मैम। नमस्कार। जो प्रोफेसर अरोड़ा ने कहा है वो बहुत ही एनकरेजिंग उन्होंने तरीके से आपको समझाया है सभी एस्पिरेंट्स को। डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत कवेटेड यूनिवर्सिटी है और एक अपने कंट्री के हार्ट में
एक उपलब्ध सुविधा है। और जब से ऑनलाइन एडमिशन्स और ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंटरटेन करी जा रही हैं, अब तो काफ़ी साल हो गए, 6-5-7 साल हो गए होंगे, तब से हमने ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स देखा है एप्लीकेशंस का और एस्पिरेंट्स का। CUET से एक राहत भी मिलती है कि एक जितने भी हमारे डिफरेंट वेज ऑफ एवैल्यूएशंस हैं बोर्ड्स के अक्रॉस ऑल बोर्ड्स, CBSE, IB या कोई भी और स्टेट बोर्ड्स हैं, उन सबको एक उन सब से ऊपर हटके एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। तो एक मौका आप लोगों को और मिलता है, और सिलेबस भी बहुत डिफाइंड है, CBSE का सिलेबस फॉलो होता है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई में थोड़े रेगुलर रहे हैं और NCERT की बुक्स को अच्छी तरह से पैशनेटली पढ़ रहे हैं, और जो बॉक्सेस और दोज हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनको भी अच्छी तरह से देख रहे हैं, तो अच्छे स्कोर करने की पूरे चांसेस हैं। और जैसे कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में बताया गया है, उसके साथ जो पहले ड्रॉबैक्स माने जाते थे, कुछ प्रेजुडिसेस थे पुराने टाइम के कि ये तो कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ रहा है या पढ़ रही है, वो सारे जो भी सो कॉल्ड स्टिग्मा थे वो सब रिमूव हो चुके हैं। वी आर अवेयर ऑफ एग्जाम्पल्स जिसके 100% स्कोर है, उसने शिफ्ट किया है SOL में, बिकॉज वो साथ के साथ कुछ और भी करना चाहता है स्टूडेंट। तो सक्सेस स्टोरीज ऑफ SOL बहुत सारी भी हैं, और बहुत एक अच्छा आज के टाइम का एक ऑल्टरनेटिव है। ऐसे देखा जाए तो एक NC वेब भी है, नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड, जिसमें भी एक वो विमेन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इनकरेजिंग ऑल्टरनेटिव है। तो आपको घबराना नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और लक्ष्य आपका उत्तीर्ण होना है। फल की आपको चिंता नहीं करनी है, फल आपको अच्छा ही मिलना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन मैम, फल के लिए तो बच्चे आए यहाँ पर, तो सिमरत मैम। आई थिंक दोनों मैडम और सर ने सही बात कही है। इसमें सिर्फ मैं रीइंफोर्स करना चाहती हूँ कि इंडियन इकोनॉमी में, एंड बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिस्ट, most of the things and times demand will be much more than the supply. वो दिन गए जहां हम लोग बोलते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ऐसा नहीं होता है। हम लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अगर बच्चे ज्यादा हैं तो आप उनको कॉरेस्पॉन्डिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करें ताकि वी आर एबल टू मैच अप। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी आर एन इमर्जिंग इकोनॉमी, और उसके ऊपर वी आर द हाईएस्ट ग्रोइंग, एंड fortunately demographic profile is presently in our favor, which means youth बहुत ज्यादा है। youth ज्यादा होने का मतलब है कि आपको डिमांड फॉर एजुकेशन भी आज बहुत ज्यादा है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज गोइंग टू सेलिब्रेट 100th ईयर नेक्स्ट ईयर। जब शुरू हुआ था तो तकरीबन सिर्फ 600 बच्चों के लिए था आज का इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की तारीख में 3500 बच्चों से ज्यादा को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब 4th ईयर आएगा तो उससे भी ज्यादा करेगा। तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी वी आर एक्सपैंडिंग आवर सीट साइज कि हम लोग अकोमोडेट कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी इट इज नॉट पॉसिबल। एंड दिस इज फ्रॉम द प्राइमरी। आप स्कूल्स में भी एडमिशन लेते हैं, आपको पता चलता है 3 साल का पेरेंट भी कह रहा होता है कि स्कूल मेरे बच्चे को एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वही चीज आपकी 12वीं में आ जाती है कि कॉलेज में एडमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। जनरली ये देखा जाता है कि एडमिशन सबको मिल जाती है, बट अपने मतलब के कॉलेज की नहीं मिलती, अपने मतलब की स्कूल की नहीं मिलती है। और वो स्वाभाविक है क्योंकि आपका इतना ज्यादा डिमांड और सप्लाई में गैप है कि हम उतने सीट्स नहीं दे पा रहे हैं। बट एक चीज और भी कहना चाहूंगी जो बहुत सही सबने कहा कि यू हैव टू एक्सप्लोर द ऑल्टरनेट ऑप्शंस। रेगुलर टीचिंग नहीं है तो आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या NC वेब में जाइए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि कई बार जरूरी नहीं होता कि आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई है तो एम्प्लॉयबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी या एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप आएगा, क्योंकि आप ये पढ़ाई इसलिए करते हैं कि आप अपनी एक लाइफ और लाइवलीहुड बना सके। तो यदि आपको एडमिशन नहीं मिलती है तो आपने उस समय का टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपने आप को स्किल सेट्स के ऊपर आगे लेकर के आना है।
जैसे आज की तारीख में हमें पता है इंडस्ट्री 4 है, तो क्या आपको पाइथन, आर, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इन सब के बारे में जानकारी है या नहीं है? नहीं है तो ऐसे बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जो आपको उस समय तक कर लेने चाहिए जब तक आप एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होते और कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो मेरा यही है, don't necessarily aspire for only formal source of education. There are several good opportunities through informal measures also in case आपको अपने मतलब की जॉब, आपके मतलब की एडमिशन नहीं मिलती। तो मैम आप विकल्प तो सुझा रही हैं, लेकिन अब देखिए कि हालात ऐसे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि एसआरसी में किस तरह से आपने स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाई है। अब एक छोटा सा आंकड़ा और लिया जाए, क्योंकि दिल्ली में अगर आबादी देखी जाए 2011 के अगर मुकाबले तो लगभग डबल हो चुकी है। 3 करोड़ भी अगर मान ले तो उसमें मानिए कि और भी पूरे इंडिया से भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं। अंजू मैम, मेरा आपसे ही सवाल है कि ये जो एक बोझ बढ़ता जा रहा है, या फिर कहें कि एक जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खाई बनती जा रही है, अनुपात जो बिगड़ रहा है, जितने सीट्स उतने ही हैं, कॉलेज उतने हैं, अब इसको भरने के लिए, इसको पाटने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म, क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अमित जी, बातें तो बहुत तरह की होती हैं, प्रपोजल्स भी आते हैं, सरकार की तरफ से भी आते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है कि कुछ 8-10 साल पहले भी हम लोगों को, हमारे जैसे कॉलेजेस को बुलाया गया था सरकार के द्वारा कि आप बताइए, जब हेडलाइंस हिट करते हैं न्यूज़ की 100% पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा। एक ज़माना आपको पता ही है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स में 100% पे भी ये था कि एडमिशन्स, ओवर एडमिशन्स हो रहे हैं, तो उस पीरियड में कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और गवर्निंग बॉडीज़ को बुलाया गया कि क्या इसका सोल्यूशन है, इतनी यूथ में इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है, इज़ द बिगेस्ट कंसर्न टुडे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो बट क्योंकि कॉलेजेस के टाइमिंग्स इतने लंबे होते हैं, तो हम क्या ऑल्टरनेटिव कि हम एक और शिफ्ट चलाएं, सब में लॉजिस्टिक्स इश्यूज हैं, रिसोर्सेज इश्यूज हैं, टीचर्स ऑलरेडी कम पढ़ते हैं, तो और कम कैसे हम उनको इंगेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी सिमरत मैम बोल रही थी कि हम अपने कॉलेजेस के एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ, जो लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, उन एस्पिरेंट्स के लिए एक इंटरफेस और बढ़ा देते हैं। वी क्रिएट दोज इंटरफेसेस थ्रू एडिशनल कोर्सेज, जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज हम 1-2 साल के कराना बहुत तेजी से शुरू किया है, जो ज़्यादातर न्यू एज कोर्सेज हैं, जो ज़्यादातर एम्प्लॉयबिलिटी के तरफ हैं और NEP या सरकार की पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस के साथ भी कॉन्सोनेंस रखते हैं। तो उससे हम जो रिसीव कर रहे हैं उसका रिस्पांस स्टूडेंट्स से, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में है, बट दे वांट टू गेट एसोसिएटेड। और दिल्ली पर मैं ज़्यादा जोर दूंगी कि दिल्ली आने की एम्बिशन और दिल्ली से आगे उनका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा वो, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनको ब्रेक थ्रू मिलता है। तो इन एवेन्यूज से हम उन्हें मौका देते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एकोमोडेट कर सकें, और हम ओपन आर्म्स से वेलकम करेंगे अगर इस तरह की कोई भी पॉलिसी में रिफॉर्म्स आएंगे, और हमें जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है उसका भी सहयोग मिले, तो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। अजय सर, CUET के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, अब इस परीक्षा को देखिए कि लाया गया तो इससे कि सहूलियत हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड की परीक्षा देना, ठीक है, उसके बाद फिर से आपको CUET की परीक्षा देना, अब इससे स्टूडेंट्स का जो टेंशन था कम हुआ कि बढ़ गया? फायदा मिला कि कुछ ज्यादा ही और हो गया कि नहीं, अब तो बोर्ड के भी एग्जाम देने, उसके बाद CUET के भी देने, तभी जाके हमें एडमिशन मिलेगा? देखिए, कोई भी एग्जाम हो वो अपने आप में एक टेंशन लाता है, चाहे विद्यार्थियों को जो अपने लिए कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आज मुझे भी कोई एग्ज़ाम देना हो तो वो टेंशन साथ में लाता है। ये हमारा एक डर समझ लीजिए, या इस तरह की हमारी ट्रेनिंग होती है। एग्ज़ाम का एक अपना प्रेशर होता है, वो एक अलग बात है, और कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, परफेक्टनेस नहीं होती,
उसमें कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन जो कमी देखी गई और जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा गया और उसको बाद में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का नाम दिया गया। उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इंडिया जैसे कंट्री में इतने सारे बोर्ड्स हैं जहां का नॉर्मलाइजेशन करना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ साल पहले जब बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, तो जो कुछ कॉलेजेस हैं जिसके दो प्रिंसिपल तो यहाँ ही बैठे हुए हैं कि 100% पे भी अब सीटें अगर आपके पास 100 हो और आपके पास में 100% के कट ऑफ वाले 500 बच्चे हो तो क्या करेंगे आप? अब तो कोई टाई भी नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन आई और हमें लगा था कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी अगले साल में, या एक बोर्ड स्पेसिफिक होगी अगले साल, दूसरे बोर्ड में ये प्रॉब्लम आ गई, तीसरे साल किसी और सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ गई। तो उसके बेसिस पे सरकार ने ये डिसीजन लिया कि वन कंट्री वन इलेक्शन वाली भी बात है, वन कंट्री वन एग्जाम हो गया है ताकि सबको एक समान रूप से आंका जा सके। और ये कोई नया नहीं था, लेट मी टेल यू दैट कि ये कोई नया नहीं था। हाँ, कुछ सब्जेक्ट के लिए नया जरूर था। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि ये बात है 94 की। तब के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी जी, उनसे मिलना हुआ तो वो कहते हैं देखो भाई, जो बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो महाराष्ट्र में जाकर भी एंट्रेंस एग्जाम देता है, एमपी में भी देता है, दिल्ली में भी देता है। दिल्ली में उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस थे और इस तरह के बहुत जगह पे एग्जाम देता है। तो ना इन टर्म्स ऑफ द मनी, इन टर्म्स ऑफ द अदर प्रॉब्लम, अब अगर महाराष्ट्र में हो रहा है वो तो दिल्ली में एग्जाम करेंगे नहीं, वहां जाइए एग्जाम दीजिए। तो 94-95 में इस चीज को सोचा गया और जहां तक मुझे याद पड़ता है वो जाके 2012 या 15 के बीच में JEE एग्जाम शुरू हुआ और इसी तरह मेडिकल का शुरू हुआ। अगर आप देखिए कि अब मोरलेस वो स्टेबलाइज हो चुका है, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही। हाँ, क्योंकि अभी नया है, जब कोई नई चीज होती है जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होती तो थोड़ी सी, जिसे हम टीचिंग प्रॉब्लम कहते हैं, वो रहती है। अदरवाइज अब सर प्रॉब्लम का आपने जिक्र किया तो मैं प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम डाल देता हूँ और सीधा मैं रुख करूंगा मैम का। सुमित मैम, जैसे कि सर बता ही रहे थे, अब 2024 में CUET की अगर देखी जाए तो CBSE में 2024 में स्टूडेंट्स अपियर हुए जिन्होंने परीक्षा दी, करीब 14 लाख से ज्यादा थे। लेकिन जैसे ही CUET की परीक्षा आती है तो उसमें जो स्टूडेंट जा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं, तो देखिए अनुपात बहुत कम हो जाता है। कहीं क्या ये मॉडल हर किसी को मान्य नहीं है? मैं इसमें जवाब देने से पहले एक और एस्पेक्ट भी बताऊंगी। जब आपने कहा कि पहले ही वो बच्चा 12वीं का एग्जाम दे रहा है, उसके ऊपर आपने CUET डाल दिया, तो बच्चे का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इस स्टेज पे आप सबको कहना कि जो यूथ है उसके स्ट्रेस लेवल्स तो कभी इस बात पे भी हो जाते हैं, उसने बेटर रेस्टोरेंट में कॉफी क्यों पी ली और मैं उस रेस्टोरेंट में क्यों नहीं जा सकता। मैम वो तो व्यूज पे भी आ जाते हैं आजकल, और कितने मेरे रील पे कितने व्यूज है। और सर इस हद तक वो स्ट्रेस कर देता है कि बच्चा एक्चुअली अपना बैलेंस खो देता है। तो ऐसे हालातों में इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि पेरेंटल सपोर्ट, टीचर सपोर्ट और पॉजिटिव फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए। हर किसी को लाइफ में हर चीज उस वक्त शायद नहीं मिलती जब उसको उसकी जरूरत होती है। कभी ना कहीं डॉट्स डू कनेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। सो माई हम्बल सबमिशन टू ईच वन ऑफ यू इज कि प्लीज बिलीव इन द रियल वैल्यूज, जो वैल्यू सिस्टम होता है उसके अंदर आप जाइए। रही बात स्ट्रेस की, क्या ये सेकंड एग्जाम एडेड स्ट्रेस है? जरूरी बात नहीं है ऐसा भी। कई बार अब मैं आपके क्वेश्चन को लेकर उसके साथ ही जोड़ करके जवाब देती हूँ। जब बच्चों को एडमिशन मिलता है किसी भी कॉलेज में तो वो टोटली CUET के बेस पर हो जाता है। बच्चे को उस समय लगता है मैं स्कूल क्यों जाऊं, स्कूल की परसेंटेज कम कर लेता हूं, मेरे को अटेंडेंस कम कर लेता हूं, आई शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। ये जो एक डिबेट भी शुरू हुई थी उसके बाद। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जो भी आप लोग क्लासरूम्स में पढ़ते हैं स्कूल्स में,
उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब आप टीचर्स के सामने कुछ पढ़ते हैं, अपने पीयर फ्रेंड्स के साथ में करते हैं, देयर इज सो मच ऑफ लर्निंग बियॉन्ड द बुक्स। और उसके बाद जब आप लोग एडमिशन किसी कॉलेज में भी लेते हैं, उसके बाद आप फिर हायर स्टडीज में जाएंगे। अब मैं अपने ही कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर एसआरसीसी के बाद आपने मान लीजिए आईएम्स में जाना है फॉर हायर एजुकेशन, या एफएमएस में एमबीए करना है, या कुछ ऐसा करना है, वहां पर आपको वेटेज आ जाएगी, सीयूईटी की नहीं आएगी। वहां 12वीं में आपने कितने लिए उसकी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो एकेडमिक स्कोर आपको, जरूरी नहीं है कि आपने एडमिशन के टाइम छोड़ दिया तो सारी उम्र छोड़ दिया। So please maintain your academic standards. Also at the same time I would say, अगर बाय चांस एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं अच्छा होता तो भी उसको सुधारने के कितने तरीके हैं, जिसमें आप, मैंने कहा एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है तो स्किल्स में स्ट्रांग हो जाइए, जिसको हम लोग हमेशा, मैं 3 वर्ड्स में बोलती हूँ, योर नॉलेज सेट्स हैव टू बी गुड, बट जस्ट नॉलेज सेट नॉट सपोर्टेड विद अ स्किल सेट इज अगेन नॉट टू गुड। एंड यू हैव नॉलेज सेट एंड स्किल सेट, लेकिन आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट भी आ जाओगे लेकिन फिर भी रोते ही रहोगे, तो सर उसमें भी क्या मिला आपको? तो पॉजिटिव माइंडसेट से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, और मैंने कहा डॉट्स विल कनेक्ट, कहीं ना कहीं आपको उसका नजर आ जाएगा, व्हाई समथिंग हैड हैपेंड विद यू एट अ पॉइंट इन। कुल मिलाकर है कि जी विकल्प खोल के रखें, जी, और शिक्षा के साथ साथ, मतलब जी। एजुकेशन के साथ स्किल जी को भी अपनाएं, जी, ताकि जीवन में आप फेल ना हो, एब्सोल्युटली पिछड़ ना जाएं। जी। अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब हमारा वक्त है कि हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन कंक्लूड करने से पहले छोटे छोटे आपसे मैं कुछ जवाब चाहता हूं आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि आप लोग कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं जहां पर हर किसी का सपना है कि हम वहां हैं। तो आपकी जो एक राय होगी, मुझे लगता है कि वो दूर तक जाएगी। अगले 10 साल में ऐसा क्या हो सर मैम, कि जो हमारे देश में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन को ही लेकर देख लेते हैं कि सीटें ना मिल पाना प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में, तो क्या ऐसा कोई समाधान आपको लगता है? आप तीनों एक एक करके बताएं, जिसके जरिए ये समस्या दूर हो जाए। और मेरी तरह मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सपना रहा होगा कि मुझे फलाना कॉलेज में पढ़ना है, उनको मौका ना मिला हो। ओके, हम लोग जब NIRF या NAC के अंदर भी जब अपना डेटा सबमिट करते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट प्रोग्रेशन आपके कॉलेज से कैसे हुआ, किन लोगों ने आगे जाकर पढ़ाई करी और किन लोगों ने आगे जाकर के जॉब करी, और कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स बने। तो अगर आप लोगों को लाइफ के अंदर, जिसमें हमारा मकसद क्या है, डिसेंट लाइफ एंड लाइवलीहुड, एडमिशन नहीं भी मिला तो भी आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखना चाहिए। और अगर एम्प्लॉयबिलिटी फॉर्मल सेक्टर में नहीं मिल रही है, अगर आपके पास स्किल सेट है जो आप एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के आउटसाइड भी ले सकते हैं, तो इट कवर्स यू। बाकी बहुत चीजें सरकार कर रही है। एक मूक कोर्सेज आ गए हैं सर, ऑनलाइन जो कोर्सेज हमारे होते हैं, जिसके अंदर आप वही चीजें पढ़ाई कर सकते हो जो क्लास के 4 दीवारी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप वो सब करने के बाद भी अगर एग्जाम क्लियर कर देते हो, जिसको ओपन स्कूल या NC वेब के थ्रू करते हैं, तो एडमिशन फॉर्मल मॉर्निंग या इवनिंग कॉलेजेस में ना होने के बावजूद भी एज एन ओपन स्टूडेंट यू स्टिल हैव दैट क्वालिफिकेशन। और जैसा मैम ने भी कहा, आजकल एक जमाना होता था जब होता था सरकारी नौकरी है तो बहुत बढ़िया, अच्छे से फॉर्मल स्कूल में पढ़े हो तो बहुत बढ़िया। ये सब माइंडसेट सब चेंज हो गए हैं। वी आर अ इमर्जिंग इकोनॉमी विद न्यू थॉट्स, सो कंटिन्यू टू एम्ब्रेस द चेंजेस, बट डू नॉट लैग बिहाइंड इन अपग्रेडिंग योरसेल्फ। स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। जो आपका सवाल है कि आगे 10 साल में क्या हम देखते हैं, ये सीटों की कमी जो है वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो आज हम एक ऐसे एरा में हैं, डिजिटल एज में हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे गैप्स को ब्रिज किया है। तो ये जो टीचर और इंस्टीट्यूट स्टूडेंट रेशियो है, उसको भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे लगता है कि हमें सोल्यूशन मिलेगा, और बहुत अच्छा, बहुत रॉबस्ट सोल्यूशन मिलेगा। ऑलरेडी काम चल रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि हम उस पर अपने सिस्टम्स को कन्फर्म कर पाएंगे, और ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी स्टूडेंट्स को थ्रू दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन मीडियम कि उनको
फिजिकल प्रेजेंस तो खैर बहुत अच्छी होती है, बट डेफिनेटली कोई बैलेंस मिलेगा जिससे कि हम एक कंप्लीट लैंडस्केप की लर्निंग करा सकेंगे बच्चों को. और वाइल दे आर सम स्टूडेंट्स हु मिस आउट, जिनको नहीं मिल पाता, तो उनको अपने गैप्स जो हैं वो फिल करने के लिए एडिशनल स्किलिंग, जैसे मैडम कह रही हैं, और जितनी भी एडिशनल वैल्यूज, अपने वैल्यू एडिशन वाले कोर्सेज भी हैं, स्किल वाले कोर्सेज हैं, जिसकी आजकल बेसिकली हमको अल्टीमेटली हमें एक ऐसा लर्नर बनना है और बनाना है जो अपनी कैपेबिलिटीज को समझ सके. और मैम आपने और एक बहुत अच्छी बात बोली, आपने क्रिएटिविटी, डिजिटल माध्यम, बिल्कुल वो एक माध्यम बड़ा जी, आपका जी. कह सकते हमारा हैं ना, पर्पज सहायता. ही एजुकेशन का ये है कि जस्ट सिर्फ ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है नॉलेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ क्वेश्चन कर सकें, जहाँ क्रिएटिव हो ठीक. सकें, जहाँ एक्सप्लोर. बिल्कुल सर. मैं डेटा छोटा सा आपका एक- सुन रहा था कि आपने कहा 12 लाख से कम, 12 लाख के करीब सीबीसीएस, उससे कम नहीं गया. इसका मतलब कि कुछ बच्चे बाहर पहले ही जा रहे हैं. बहुत सारी बातें कह दी गई, लेकिन मैं आपको दो नए एस्पेक्ट आपको बताता हूँ संक्षिप्त में सर थोड़ा. जो एनईपी 2020 के तहत आते हैं कि अगर आपने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की किसी इंस्टीट्यूशन से, आप दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से भी वहाँ के कोर्सेज करके वहाँ को अपनी डिग्री में ऐड कर सकते हैं. ना ही वो सिर्फ भारतवर्ष का कोई दूसरा इंस्टीट्यूट हो, आप ट्विन डिग्री भी कर सकते हैं. अर्थात आप एक पूरे का पूरा सेमेस्टर किसी और विश्वविद्यालय में, बाहर के विश्वविद्यालयों में जाके भी कर सकते हैं, और एक वक्त में आप 2 डिग्री भी कर सकते हैं. तो बहुत सारे स्किल, इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कॉलेज या डिजिटल मोड या ओपन लर्निंग, तो सर स्काई इज द लिमिट नाउ. स्काई इज द लिमिट. तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर सिमृत कौर, प्रिंसिपल एसआरसीसी मैडम, प्रोफेसर अजय कुमार अरोड़ा, प्रिंसिपल रामजस कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव, प्रिंसिपल हिंदू कॉलेज. बहुत लोगों का सपना रहा होगा कि इन कॉलेज में पढ़ें, लेकिन जैसा कि सर और मैम ने बताया कि अपने स्किल को आप ब्रशअप कर लीजिए. अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है तो हो सकता है कॉलेज में ना सही, लेकिन जो कॉलेज के प्रिंसिपल उनके साथ ऐसे मंच साझा कर सकते हैं मेरी तरह. बहुत बहुत धन्यवाद.